दोस्तों, यूपी विधान परिषद का ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर नंबर 8 है। इससे पहले हमने 7 मॉक टेस्ट पेपर हल किए हैं और प्रैक्टिस का काम निरंतर चल रहा है, तो ये चलना भी चाहिए क्योंकि परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पोस्टर आप रोज़ देखते हैं तो इसमें ज़्यादा समय खपाने की आवश्यकता नहीं है। चैनल का लोगो भी आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसमें कहा गया है कि जो दूसरी बौद्ध सभा थी, यानी जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी, उसमें बुद्ध की शिक्षाओं को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया था। उसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है, इसमें कहा गया कि जो चतुर्थ बौद्ध सभा थी उसमें त्रिपिटक को पाली भाषा में नियमबद्ध किया गया था। तो अब बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। देखिए, दोनों गलत हैं। यहाँ पर कोई सही नहीं है, इसलिए क्योंकि जो दूसरी बौद्ध संगीति थी उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। पहली वाली में होता है जहाँ पर बुद्ध के उपदेशों का बंटवारा होता है। उसके साथ साथ जो सेकेंड वाला है उसमें चौथा नहीं होगा बल्कि तीसरा होगा, जिसमें कि त्रिपिटक के साथ ये नियमन किया जाता है। चौथी वाली में तो स्पष्ट विभाजन सामने दिखाई देने लगता है, जो कि कुंडलवन कश्मीर में होती है। तो इस प्रकार से हमने डी वाले को चुना है। इसके बाद सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा। किस शासक ने सबसे बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे और किसे सौंदरानंद जो संस्कृत काव्य है उसका रचयिता माना जाता है। तो बताइए इसमें से कौन सा पेयर होगा। ये होगा विम कटफिशस और अश्वघोष। इसमें से जो विकल्प है वो सी वाला होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखिएगा। इसमें कहा गया कि किसने, मतलब सिखों के जो गुरु हुए हैं उनमें से कौन से ऐसे गुरु थे जिन्होंने कि अपने आध्यात्मिक साम्राज्य को 22 भागों में बांटा था, और ये जो 22 हिस्से थे इस साम्राज्य के, इन्हें मंजिस कहा जाता था। इसके साथ साथ ये दिया है कि निम्नलिखित में से किसे सच्चा बादशाह कहा जाता था। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी वाला। सी का मतलब क्या है कि गुरु जो अमरदास थे उन्होंने अपने आध्यात्मिक साम्राज्य का विभाजन 22 भागों में किया था, और ये गुरु हरगोविंद सिंह थे जिन्हें कि यहाँ सच्चा बादशाह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। यहाँ पर मुगल साम्राज्य से संबंधित प्रश्न है। कहा गया है कि मुगल साम्राज्य में प्रचलित शब्दों से संबंधित जो सही अर्थ है वो आपको यहाँ बताना है। तो बताने की आवश्यकता नहीं है, लिखा है। जो सही विकल्प है उसका आपको चयन करना है। मुस्तैफी जो होता था ये न्याय विभाग का प्रमुख होता था, और वकाए नवीस यानी वाकिया नवीस यह जो होता था ये राजस्व सचिव होता था। अब बताइए कि ये दोनों सही है या गलत। चौथा आप देख रहे हैं, इनमें से कोई भी सही नहीं है। जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। मुस्तैफी या मुस्तौफी जो होता था ये महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाता था पहले के समय में, और वकाए नवीस जो होता था इसको वाकिया नवीस भी कहा जाता था। तो यह जो होता था ये समाचार संवाददाता होता था, मतलब समाचार का जो आदान प्रदान है या पहुंचाने का काम है वो ये करता था। और जो मुख्य काजी होता था उसको न्याय विभाग का प्रमुख माना जाता था, मतलब न्याय विभाग का हेड कौन होता था, वो मुख्य काजी होता था। और मुशरिफ जो होता था ये राजस्व सचिव होता था। यहाँ राजस्व सचिव दिया है ना, तो इसको कहा जाता था मुशरिफ। आगे चलते हैं। 5वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा गया है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्हें कि चटर्जी भी कहा जाता है, इन्होंने आनंद मठ पुस्तक को कब प्रकाशित किया। पहला मतलब तारीख बतानी है आपको। और रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि पुस्तक को कब प्रकाशित किया। गीतांजलि के ही अंग्रेजी अनुवाद के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल मिला था, जो कि भारत के इतिहास में मतलब साहित्य के नोबेल के मामले में पहला था। अब बताइए कि ये जो डेट थी, पब्लिकेशन की डेट थी, ये कब थी। इसमें से कौन सा पेयर सही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1882 और 1910। ए वाला सही है इसमें। आगे चलते हैं। 6वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1879 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। दोनों जने का नाम दिया है। इसके बाद जो सेकेंड वाला है इसमें कहा गया कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम का सुझाव दिया था। मतलब कांग्रेस का ये जो नाम हम सुन रहे हैं तो इसका सुझाव दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था, ऐसा दिया हुआ है। अब बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। देखिए, इसमें जो दूसरा वाला है वो सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है 26 जुलाई 1876 को। ठीक है, यहाँ जो तारीख है वो गलत दी है। उसके साथ साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ये दोनों जने मिलकर करते हैं। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का कोई नामो निशान नहीं होता है, मतलब इस मामले में नहीं होता है। तो यहाँ दोनों ही चीज़ें गलत दी हुई हैं, मतलब सुभाष चंद्र बोस का नाम दिया है और डेट दिया हुआ है। इसका बी वाला करेक्ट है। इसके बाद सेकेंड वाले को देखिए, माफ कीजिएगा, जो 7वें नंबर का है उसको देखिएगा। 6 प्रश्न हमने देखे हैं। स्ट्रैची आयोग, ये जो स्ट्रैची आयोग है इसका गठन कब किया गया था, और विमेन इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना कब की गई थी और कहाँ की गई थी, ये भी आपको बताना है। देख लीजिए, 1880, 1917 और मद्रास, इसी प्रकार से 1866, 1917 और मालाबार, 1880, 1923 मद्रास, 1866, 1923 और गुजरात। इसमें से कौन सा होगा।
तो ये मद्रास वाला सही है, लेकिन मद्रास के इसमें 2 विकल्प है, तो जो डेट है वो आपको पहचाननी पड़ेगी। ये 1880 और 1923 था। 1880 और 1923 यानी सी वाले की बात की जा रही है। इसके बाद आगे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान जो शिकागो का सर्वधर्म सम्मेलन था उसमें ये भाग लेने के लिए गए थे, तो उसके दौरान न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स में वेदांत केंद्र कब स्थापित किए थे ये आपको बताना है। उसके साथ साथ विट्ठल रामजी शिंदे, इन्होंने मुंबई में यानी बम्बई जो तत्कालीन था उसमें डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी, इसकी स्थापना कब की थी। ये दोनों चीज़ें पूछी गई हैं। बताइए इसमें से कौन सी डेट होगी। तो इसकी जो एग्जैक्ट डेट होगी वो 1899 और 1906 होगी। यानी स्वामी विवेकानंद ने जो ये वेदांत केंद्र है ये स्थापित किया था 1899 में, इसमें जो तारीख है वो। और विट्ठल रामजी शिंदे ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने जब ये सोसाइटी स्थापित की थी तो इसकी जो स्थापना की तारीख है वो 1906 है। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। लंदन इंडियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये नाम आपको बताना है। उसके साथ साथ आपको ये बताना है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। दोनों चीज़ें पूछी गई। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पूछा गया है कि किसने की थी, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। तो इसमें से जो विकल्प है वो 2 दिखाई दे रहा है, एक दादा भाई नौरोजी का बी वाला है और दूसरा डी वाला है। तो आपको जो विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन वाला एस्टेब्लिशमेंट का डेट है वो पता होना चाहिए, 1897। इसमें से जो सही डेट होगी वो बी वाली होगी। आगे चलते हैं। 10वां, हैम्फ्री द्वारा इंडियन हेराल्ड समाचार पत्र को कब प्रकाशित किया गया, ये डेट आपको बतानी है। उसके साथ साथ कलकत्ता जनरल, ये जो माफ़ कीजिएगा कलकत्ता जर्नल, ये जो समाचार पत्र था इसे किसने प्रकाशित किया था, व्यक्ति का नाम आपको बताना है। देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा 1795, मतलब जो 1795 वाली तारीख है वो होगी। और उसके साथ साथ जो कलकत्ता जर्नल है इसकी डेट होगी, माफ़ कीजिएगा, इसको स्थापित करने वाले या प्रकाशित करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था J.S. बकिंघम। ये एक अंग्रेज़ थे। तो यहाँ J.S. बकिंघम का नाम आप देख पा रहे हैं, ऊपर ही दिया है। और 1795 की जो डेट है वो भी दी है, हालांकि 2 जगह ये दिया है लेकिन डेट अलग है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर विश्व गौरैया दिवस के बारे में कहा गया है, यानी स्पैरो डे। तो ये कब मनाया जाता है, और उसके साथ साथ विश्व जैव विविधता दिवस। गौरैया जो है उसको जो रेडियो तरंगे और मोबाइल वेव्स होती हैं उनके द्वारा काफ़ी घातक संकट दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से उसकी प्रजनन क्षमता नष्ट हो जाती है, उसके अंडे समय से पहले फूट जाते हैं और उसकी वंश वृद्धि नहीं हो पाती। और इसीलिए जो गौरैया पहले घर आंगन में बहुत ढेर सारी मात्रा में रहती थी, अब वो नहीं के बराबर हो गई है। हालांकि अभी भी दिखाई देती हैं लेकिन वो बहुत गहरे संकट में है। तो यहाँ पर इनका जो संरक्षण का जागरूकता वाला अभियान है उसको चलाने के लिए एक दिवस के तौर पे निर्धारित किया गया है। तो वो तारीख आपको बतानी है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। ये हो जाएगा 20 मार्च और 22 मई। इसमें जो पेयर है वो कौन सा होगा, 20 मार्च और 22 मई वाला होगा। यानी 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस है और विश्व जैव विविधता दिवस तो आप जानते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। बाण सागर परियोजना, बाण सागर बांध परियोजना जो है ये किस नदी पर बनाई गई है, पहला प्रश्न है। और दूसरे वाले में कहा गया है कि तीस्ता नदी और क्षिप्रा नदी ये दोनों किसको सहयोग करती हैं, मतलब किसकी सहायिकाएं हैं, ये आपको बताना है। नीचे दिया है कोसी और घाघरा। इसके बाद सोन नदी और चंबल, कोसी और चंबल, सोन और घाघरा, इसमें से कौन सा नदियों का जोड़ा जो है वो सही होगा। तो देखिए जो बाण सागर परियोजना है वो सोन नदी पर बनी है, और ये जो क्षिप्रा और तीस्ता है ये किसको सहयोग करती हैं, ये चंबल को सहयोग करती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसमें आप देख सकते हैं बी वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। एक तरफ शहर का नाम दिया है और दूसरी तरफ नदी का नाम दिया है, लेकिन इसमें से कोई एक जो है वो गलत है, और जो गलत है उसी की आपको तलाश करनी है। यहाँ आप देख रहे हैं तो सूरत जो है ये राप्ती नदी के तट पर है, नासिक जो है ये गोदावरी के तट पर है, उज्जैन जो है ये क्षिप्रा के तट पे है, और जबलपुर ये नर्मदा से संबंधित है, ऐसा दिया है। इसमें से कौन सा गलत है बताइए। तो सूरत जो है ये राप्ती के तट पर नहीं है बल्कि ताप्ती नदी का इससे संबंध है। यहाँ पर ताप्ती जो होगा ये राप्ती की जगह लिखा जाएगा, इसका ए वाला गलत है। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। जो टोटो ट्राइब होती है, इसके अलावा शोम्पेन ट्राइब, ये किस स्टेट में पाई जाती है, मतलब कौन से राज्य में पाई जाती है। टोटो कहाँ पे और शोम्पेन कहाँ पे, तमिलनाडु और अंडमान, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप, तमिलनाडु और लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल और अंडमान, इसमें से कौन सा होगा। तो ये पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला जो जोड़ा है ये सही होगा, नीचे वाला अर्थात डी। इसके बाद आगे चलते हैं।
15वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा, कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है, ये दिया हुआ है। इसमें से एक गलत है और जो गलत है उसी की तलाश आपको करनी है। तो बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम, रोहतांग दर्रा हिमाचल और मुलिंगला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर। अब बताइए इसमें से गलत कौन सा है। तो जो मुलिंगला है वो गलत है। मुलिंगला की जो सही लोकेशन है ये जम्मू कश्मीर नहीं होगी बल्कि उत्तराखंड होगी। आगे चलते हैं। जो अगला प्रश्न है 16वें नंबर का, इसमें कहा गया है कि कौन सी झील पेरू और बोलीविया इसकी सीमा पर स्थित है। और इसके अतिरिक्त पूछा गया है कि 5 फ्लावर झील ये किस देश में स्थित है। मतलब 2 अलग अलग लेक्स के बारे में पूछा गया है। तो देख लीजिए इसमें जो पेयर है उसमें टिटिकाका वाला सही होगा। टिटिकाका जो है ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है और ये जो 5 फ्लावर झील है ये चीन में है। यहाँ पर चीन के साथ जो इसका टिटिकाका का पेयर है वो सही होगा, ए वाला। इसके बाद 17वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। पंजशीर घाटी ये किस देश में स्थित है और ग्रेट आर्टिजन बेसिन ये किस देश में स्थित है। दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं, नाम बताना है आपको। तो देखिए यहाँ जो पेयर है उसमें से अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाला जो पेयर है वो सही होगा, अर्थात सी वाला इसमें सही है। मतलब पंजशीर घाटी जो है वो कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है और ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में। 18वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा गया है कि बाय विच अमेंडमेंट एक्ट द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर। मतलब यहाँ पे रिड्यूस किया गया। 21 साल से जो मताधिकार की आयु थी उसको 18 साल कर दिया गया। जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव था उसमें पहले क्या था, वोट देने की उम्र 21 साल थी लेकिन बाद में 18 कर दी गई। तो ये कौन सा संशोधन था। इसके साथ साथ पीपुल्स डेमोक्रेटिक फंड इसका जो आरक्षित चुनाव चिन्ह है वो क्या है, दोनों चीज़ें आपको बतानी है। तो यहाँ संशोधन अधिनियम का नाम दिया हुआ है, तारीख दी हुई है और उसके साथ साथ जो यहाँ पर सिंबल है मतलब चुनाव चिन्ह है वो दिया हुआ है। तो बताइए इसमें से कौन सा पेयर सही होगा। देखिए इसका जो सी वाला विकल्प है वो सही होगा, इसमें से सी वाला सही है। ये जो पीपुल्स डेमोक्रेटिक फंड है इसका चुनाव चिन्ह है मोमबत्ती और ये 61वां संशोधन अधिनियम था और इसकी जो तारीख है वो 1989 है। सी वाला विकल्प इसमें परफेक्ट है। इसके बाद 19वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा गया है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता और न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव इससे संबंधित जो प्रावधान है ये 2 अलग अलग अनुच्छेद हैं। तो कौन कौन से जोड़े इसमें से सही होंगे ये आपको बताना है। मतलब जो समान नागरिक संहिता का प्रावधान है वो किस में है और न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो अलगाव है, विच्छेद है, वो कहाँ पे है, दोनों चीज़ें आपको बतानी है। बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला, यानी अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 50। ये जो पेयर है इसमें 44 और 50 वाला होगा। इसके बाद 20वें नंबर के प्रश्न की ओर चलिए। इसमें कहा गया है कि संविधान की 2 विशेषताएं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, इसको किन देशों के संविधान से उधार लिया गया है। यहाँ पर बहुत सारा अनुकरण किया गया है अलग अलग देशों के संविधान से। तो ये कौन से 2 देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ब्रिटेन और आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें से जो ए वाला है वही सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है जो पहली वाली विशेषता है, मतलब जो पदच्युत करने का प्रोसेस है, पद से हटाने वाला, और कनाडा से लिया गया है परामर्शी न्याय निर्णय वाला प्रावधान। तो इसमें जो पहला वाला जोड़ा है वो सही है। आगे चलते हैं। 21वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान इत्यादि की जो शक्तियां हैं तथा कतिपय मामलों में दंड स्थगन का प्रावधान, माफी और कम कर देना, ये सब जो प्रावधान है ये किस अनुच्छेद में है। उसके साथ साथ उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। मतलब राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में, अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वो उस स्थान पर कार्यभार संभालता है कार्यवाहक के तौर पर। तो ये प्रावधान कहाँ पर मिलता है, दोनों अनुच्छेदों का आपको नाम बताना है, मतलब संख्या बतानी है। बताइए। तो 21वें नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। ये है 72वां और 65वां। ये जो आर्टिकल है इनका क्रम आप देख सकते हैं। इसके बाद 22वें नंबर के प्रश्न में आप देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है कि कौन से देश बॉक्साइट और लौह अयस्क के मामले में वैश्विक स्तर पर वर्तमान में दूसरे स्थान पर है। 2nd पोजीशन के बारे में पूछा गया है। गिनी और ऑस्ट्रेलिया है, चीन और भारत है, गिनी और ब्राज़ील है, या चीन और मैक्सिको है। इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें से देखिए सी वाला सही होगा, गिनी और ब्राज़ील। यहाँ 2nd पूछा है दूसरे स्थान पर, तो बॉक्साइट के मामले में गिनी जो है ये दूसरे स्थान पर है और लौह अयस्क के मामले में जो 2nd पोजीशन है वो ब्राज़ील की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। यहाँ पर सोयाबीन के प्रोडक्शन की बात की जा रही है। तो कहा गया कि सोयाबीन के प्रोडक्शन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। इसके साथ साथ शीर्ष 3 केसर उत्पादक यानी सैफरॉन प्रोड्यूसर जो देश हैं उनके नाम आपको बताने।
तो यहाँ पर 3 देशों के नाम, उसके साथ साथ एक जो यहाँ शीर्ष उत्पादक है, और शीर्ष उत्पादक नहीं बल्कि यहाँ भारत का विश्व में स्थान पूछा है, मतलब सोयाबीन के प्रोडक्शन में हम कहाँ पर हैं ये आपको बताना है। बताइए, चौथा स्थान है, पांचवा है, चौथा है, क्या है? इसमें से कौन सा विकल्प होगा? तो देखिए हमारा पांचवा स्थान है, सोयाबीन के उत्पादन में हम 5वें नंबर पर हैं। और ये जो 3 देशों का ग्रुप है इसमें स्पेन पहले नंबर पर है, ईरान दूसरे नंबर पर है और अफगानिस्तान ये तीसरे नंबर पर है। तो कौन सा जोड़ा होना चाहिए? ये बी वाला होना चाहिए, मतलब केसर उत्पादक राज्यों के बारे में कहा गया है, तो ये वाला जो विकल्प है ये सही होगा। स्पेन पहले नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में लगे हुए सर्वाधिक और कम सीमा रेखा वाले राज्यों के नाम बताइए। मतलब सबसे मैक्सिमम सीमा किसके साथ अटैच है और सबसे कम सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगती है यूपी की, ये आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा सहारनपुर। इसके साथ साथ ये भी पूछा है कि उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी जिले का नाम बताइए। सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी दिशा वाला पूछता है, तो दोनों चीज़ें आपको बतानी है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर। इसी प्रकार से झारखंड, छत्तीसगढ़ और सहारनपुर। और देख लीजिए मध्य प्रदेश, हिमाचल, शामली और झारखंड, छत्तीसगढ़, शामली। इसमें से कौन सा जोड़ा सही होगा? इसे आप देख रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सहारनपुर वाला जो पेयर है वही सही है, पहला वाला। इसे आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है और सबसे कम सीमा जो है वो हिमाचल के साथ लगती है, यूपी की। और यहाँ पर आप देख लीजिए सहारनपुर जो है ये सबसे उत्तरी। नेक्स्ट 25 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ कहा गया है कि संपूर्णानंद कारागार परिषद संस्थान, ये जो प्रशिक्षण संस्थान है यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? और उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये जो है ये कब गठित किया गया था? ये दोनों तारीखें आपको बतानी है, मतलब सन बताना है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान और दूसरा बाल अधिकार संरक्षण आयोग। देख लीजिए, तो इसका जो तारीख है वो 1940 और 2013 होगा। इसमें से जो पेयर है वो कौन सा होगा? ये लास्ट वाला होगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किसान बही योजना को यूपी में कब शुरू किया गया था? और एंटी भू माफिया टास्क फोर्स, इसका गठन कब किया गया था? ये यूपी के रिस्पेक्ट में है, तो देख लीजिएगा। बताइए इसमें से कौन सा होगा? 26। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1992 और 8 मई 2017 वाला जो है वही माना जाएगा। 1992 और 8 मई 2017, तो इसमें से कौन सा जोड़ा सही है? ये वाला सही है। आगे चलते हैं। 27, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी जो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च है और नाबार्ड, इन दोनों की स्टैब्लिशमेंट की आपको डेट बतानी है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? जो पेयर है वो कौन सा करेक्ट होगा? इसमें से हो जाएगा 16 जुलाई 1929। ये जो तारीख है ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्टैब्लिशमेंट की है। और नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में 12 जुलाई को। तो 12 जुलाई 1982 और 16 जुलाई 1929, कौन सा जोड़ा होगा? ये सी वाला है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। देखिए इसका सी नहीं होगा बल्कि ए वाला होगा, क्योंकि 1982 हमें देखना है। नाबार्ड की स्थापना की जो डेट है वो 1982 है, तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसमें कहा गया कि लघु उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन करके उनके विकास का सुझाव देने के लिए आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था। मतलब आपको ये पता लगता है कि आबिद हुसैन कमेटी ये किस लिए गठित की जाती है। उसके साथ साथ आपको ये बताना है कि इसका गठन कब किया गया था, तारीख आपको बतानी है। देख लीजिए, तो इसमें से जो 1995 वाला है यानी बी वाला वही करेक्ट होगा। 1995 में ये गठित की जाती है। इसके बाद 29वें नंबर के प्रश्न को आप देखिए। इसमें कहा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले में ये बताया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम को 15 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। मेड इन चाइना की तर्ज पे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इसकी शुरुआत की जो डेट है वो दी हुई है। उसके साथ साथ जो सेकंड वाला है उसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो स्किल डेवलपमेंट प्लान था, ये शुरू होता है केंद्र सरकार के द्वारा। मतलब इसको स्वीकृति मिलती है 20 मार्च 2016 को। तो बताइए इसमें से कौन सा जो जोड़ा है वो सही होगा, मतलब कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसमें से कोई सही नहीं है, दोनों की जो तारीखें दी हैं वो गलत है। सही तारीख क्या होगी? मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है ये 25 सितंबर 2014 को लॉन्च होता है। ये जो 15 अगस्त दिया है इसकी जगह क्या होगा? 25 सितंबर होगा, ये इसकी एग्जैक्ट डेट है। और कौशल विकास योजना जो है ये 20 मार्च 2015 को स्वीकृत होती है। यहाँ जो 2016 दिया है इसकी जगह क्या होगा? 2015 हो जाएगा। तो इसका जो डी वाला विकल्प है वो सही है। आगे चलते हैं। 30वें नंबर के प्रश्न को देखिए। दसकथिया लोक नाट्य यानी यहाँ जो फोल्क डांस है उसके बारे में कहा जा रहा है, और लोरिक चंदा लोक नाट्य, इनका संबंध किन राज्यों से है ये आपको बताना है। देख लीजिए, यहाँ ओडिशा और छत्तीसगढ़ वाला ऑप्शन होगा, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र होगा, ओडिशा महाराष्ट्र होगा, या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ होगा।
तो देखिए जो दसकथिया है उसका संबंध ओडिशा से है और लोरिक चंदा जो है ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो विकल्प है वो ए वाला सही होगा। नेक्स्ट, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो पहले वाले स्टेटमेंट में कहा गया है कि सेमोजी पूंगा ये जो नाम है ये किस चीज़ का है, एक बोटेनिकल गार्डन है। तो इसको केरल का जो पलक्कड़ जिला है वहाँ पे स्थापित किया गया है, ये बताया गया है। इसके बाद सेकेंड वाले स्टेटमेंट में कहा गया कि सतकोसिया गार्ज ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये ओडिशा राज्य में है। कौन सा कहाँ पर है ये आपको बताना है, दोनों सही है अथवा नहीं बताइए। तो सिर्फ इसमें दूसरा सही है, ये जो सतकोसिया के बारे में कहा गया है तो ये ओडिशा में है, सही बात है। और इसीलिए इसमें बी वाले को हम सेलेक्ट करते हैं। जो सेमोजी पूंगा है ये केरल में नहीं है बल्कि तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है, इसकी जो लोकेशन है वो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट 32 को देखिए, बनरघट्टा या बनेरघट्टा ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में है, ऐसा दिया हुआ है। उसके साथ साथ कहा गया है कि खिरगंगा ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हिमाचल में है। अब बताना आपको ये है कि दोनों में से सही कौन सा है। तो देखिए इसमें दोनों सही है, यहाँ कोई भी गलत नहीं है, दोनों की जो लोकेशन दिया है वो परफेक्ट है। तो इसमें सी वाले विकल्प को हम चुनते हैं। इसके बाद 33 को देखिए, इसमें सिरुसाइट और गैलेना इन दोनों के बारे में कहा गया है कि ये दोनों लेड के अयस्क हैं। लेड एक धातु होती है और ये एक तत्व भी है, इसका जो सिंबल होता है उसको हम लोग पीबी से व्यक्त करते हैं। और इसका गैलेना तो एक प्रसिद्ध अयस्क है, लेकिन जो यहाँ सिरुसाइट आप देख रहे हैं क्या ये अयस्क है ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट ये सिल्वर के अयस्क है, मतलब चांदी के ओर है, ये आपको बताना है। इसमें से कौन सा सही है देख लीजिए। तो 33 का जो करेक्ट है वो सिर्फ ए वाला होगा। यहाँ पर ए वाले का मतलब क्या है कि ये दोनों ही जो है ये लेड के अयस्क है, लेड के ओर है। लेकिन जो नीचे कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट दिया है तो ये सिल्वर के नहीं बल्कि किसके ओर है, ये सोने के अयस्क है, मतलब गोल्ड के ओर कहे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला होगा, वनली फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, ये साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेज हैव मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी। इसमें से भेदन क्षमता या बेधन क्षमता जो है वो किस किरण की सर्वाधिक होती है। इसके साथ साथ ये पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सा इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण नहीं है। विकल्प आप देख रहे हैं, दृश्य किरणें और दीर्घ रेडियो तरंगे, एक्स किरणें और पराबैंगनी किरणें, औरक्त यानी इंफ्रारेड जो रेडिएशन होता है वो, और शॉर्ट रेडियो वेव्स। इसके अतिरिक्त गामा रेज और ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स का मतलब क्या, जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। तो इसमें से जोड़ा कौन सा सही है बताइए। देखिए जो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो गामा किरणों के पास होती है, और बस आपको उत्तर मिल गया, यही आपका आंसर है, गामा किरणें और अनुप्रस्थ तरंगे यानी ट्रांसवर्स वेव। आगे चलते हैं 35 को देखिए, यहाँ पर सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो कहा गया कि केक, ब्रेड और प्यूमिक पत्थर ये सब क्या है, ये पायस के उदाहरण है। केक और ब्रेड ये दोनों बेकरी उत्पाद, और प्यूमिक स्टोन जो होता है, प्यूमिक स्टोन को आपने देखा है, ये जो नाई वगैरह होते हैं, इसके अलावा ब्यूटी पार्लर वाले वो एक सौंदर्य प्रसाधन के उपकरण के तौर पे इसे इस्तेमाल करते हैं। इसको रगड़कर जो डेड स्किन सेल्स होती हैं उनको हटाया जाता है। और इस स्टोन की खासियत ये होती है कि पानी में अगर इसे आप डाल दीजिएगा तो ये तैरने लगता है, पानी में डूबता नहीं है, ये इसकी विशेषता है। फिलहाल तो ये सब पायस है ऐसा कहा जा रहा है। इसके बाद इमल्सन के बारे में कहा जा रहा है इंग्लिश में। इसके बाद जो सेकंड वाला है इसमें कहा जा रहा है कि धुंध और बादल ये एरोसॉल के एग्जाम्पल है। तो बताइए इन दोनों में से सही कौन सा है। 35 सिर्फ दूसरा सही है, पहला वाला गलत है। ये जो दूसरा है ये सही है। पहले वाले में क्या कहा गया है कि ये पायस के उदाहरण है, तो ये पायस नहीं है बल्कि ठोस झाग का उदाहरण है। ये सब क्या है, ये झाग होती है। नेक्स्ट प्यूमिक स्टोन भी झाग होता है। इसके बाद 36 निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है, और विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। दो चीज़ें पूछी गई हैं, तो बताइए गेहूं में प्रोटीन पाया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो कौन सा पाया जाता है, प्रोटीन भी बहुत सी वैरायटी के होते हैं। नीचे नाम दिया है, गोसिपिन और बेरीबेरी है, ग्लाइडिन है, ग्लूटेनिन्स है या ग्लोब्यून है। तो इसमें से कौन सा होगा, इसमें से ग्लाइडिन होगा। देखिए ग्लाइडिन और कीलोसिस, जो विटामिन B2 है इसकी कमी से कीलोसिस हो जाता है, और ग्लाइडिन जो है ये प्रोटीन है जो कि गेहूं में पाया जाता है। इसके बाद 37 को जरा देखिए, इसमें कहा गया है सही विकल्प का आपको चयन करना है। दो स्टेटमेंट मौजूद है। पहले वाले में ये बताया गया कि हाल ही में भारतीय मूल की आर राजलक्ष्मी ये न्यूजीलैंड सरकार के द्वारा मंत्री चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला है, ये गौरव इन्हें प्राप्त हुआ है, ऐसा दिया है। इसके बाद जो सेकेंड वाला है इसमें कहा गया कि द फर्स्ट फेज ऑफ मालाबार नेवल एक्साइज, मतलब यहाँ पर जो मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास था उसमें इन्वॉल्व होने वाले जो देश थे
वो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया थे, उनकी नौसेनाओं के बीच में ये शुरू हुआ था और इसका पहला चरण अरब सागर में शुरू किया गया है। इस प्रकार से दिया है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? 37। कोई सही नहीं है, दोनों के दोनों यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। तो सही क्या है? देखिए, न्यूजीलैंड सरकार के द्वारा जो मंत्री बनाई जाने वाली पहली भारतीय महिला है वो प्रियंका राधाकृष्णन है और यहाँ दिया है राजलक्ष्मी का नाम, तो ये गलत हो जाता है। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें आप देख लीजिए, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये मालाबार नौसेना अभ्यास होता तो है, लेकिन इसका पहला चरण जो है वो अरब सागर में नहीं बल्कि हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से में यानी बंगाल की खाड़ी में शुरू होता है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही गलत है। 38 को देखिए, यहाँ कहा गया कि हाल ही में अभिनेता अमिताभ बच्चन के द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है योर बेस्ट डे इन टुडे, माफ़ कीजिएगा, योर बेस्ट डे इज़ टुडे, मतलब आपका जो सबसे सर्वोत्तम दिन है वो आज ही है, ये किताब लिखने वाले अमिताभ बच्चन थे, ऐसा कहा गया है। उसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें कहा गया कि हाल ही में भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्री या मैत्रेयी, इनका नाम मैत्रा दिया है, इनको संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में शामिल किया गया है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? देखिए, सिर्फ दूसरा सही है, पहला वाला गलत है, ये किताब अमिताभ बच्चन ने नहीं लिखी है। दूसरा सही है, तो इसका बी वाला ऑप्शन होगा। ये किताब लिखने वाले व्यक्ति हैं अनुपम खेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के गरीब बच्चों को स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की है? ये कौन सी राज्य सरकार है ये आपको बताना है, मुख्यमंत्री का नाम नहीं बल्कि राज्य का नाम आपको बताना है। बताइए इसमें से कौन सा विकल्प होगा? तो आप समझ रहे हैं जगन्नाथ जी कहाँ पर हैं? जगन्नाथ या जो पुरी वाला सेक्टर है वो कहाँ पे? ये ओडिशा की बात की जा रही है, तो यहाँ पर उड़ीसा विकल्प में तो नहीं है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो उड़ीसा ही होगा। उड़ीसा या इसको आप ओडिशा कह सकते हैं, ये होगा। इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं। आगे चलते हैं। इसके बाद 40 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। दो स्टेटमेंट आपके पास है। कहा गया है कि हाल ही में संयुक्त जो विश्व समुद्री दिवस है, विश्व समुद्री दिवस 2020, इसको 24 सितंबर को मनाया गया है और इस दिवस का जो विषय था, थीम था, वो था सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इसका कॉन्सेप्ट था। दूसरे वाले स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि हाल ही में कर्नल डॉक्टर गिरजा मुंगली को फुटबॉल परिसंघ के टास्क फोर्स का सदस्य चुना गया है। तो बताइए इन दोनों स्टेटमेंट में से सही कौन सा है? 40 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसका सिर्फ दूसरा सही है। ये जो टास्क फोर्स वाला है ये सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। पहले वाले में जो कहा गया है इसको देख लीजिए, 24 सितंबर को मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस 2020 और इसका जो विषय था उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट। यहाँ पर जो डेवलपमेंट दिया है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा? प्लैनेट हो जाएगा, यानी ग्रह। आगे चलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी वाला होगा। नेक्स्ट 41 को देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि भारत में ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने? ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा है, ये आपने पढ़ा भी होगा करंट अफेयर में। 42 को देखिए, ये सब एक एक लाइन वाले हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। दो स्टेटमेंट है। कहा गया है कि हाल ही में भारत में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है ध्रुवास्त्र या ध्रुवास्त्र, इसका सफल परीक्षण किया गया है, पहला। दूसरे वाले में कहा गया है कि एन बैजेंद्र कुमार, इन्हें राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट आपने देखे, इसमें से सही कौन सा है ये बताइए। तो पहला सही है, ये जो ध्रुवास्त्र है इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो परफेक्ट है। ये क्या है? ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसकी जो वेराइटी है उसको भी जान लीजिए। जो दूसरा वाला है वो गलत है, ये बैजेंद्र कुमार नहीं है, बल्कि ये कौन है? ये सुमित देव है, जिनको कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के तौर पे अपॉइंट किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला होगा। इसके बाद 43 को देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक टू खेल एक टू योजना इसको शुरू किया है? ये विचित्र नाम है, एक टू खेलो और एक टू पढ़ो। ये जो स्कीम है ये किसके द्वारा शुरू की गई है ये आपको बताना है। असम, मिजोरम, अरुणाचल या त्रिपुरा, कौन सा राज्य है बताइए? तो ये त्रिपुरा है, ये राज्य जो है ये त्रिपुरा होगा। 44 को देखिए, इसमें कहा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 लॉन्च किया है। बिन जो होती है उसको हम लोग डस्टबिन के तौर पे देखते हैं और कंप्यूटर में हमारे रिसाइकिल बिन होती है जहाँ से फिर रिसाइकलिंग भी की जा सकती है। डस्टबिन में तो जो चीज़ हम लोग एक बार डाल देते हैं वो शायद ही रिसाइकिल होती हो, फिर कचरे के डब्बे में जाती है और हम लोग इतना बुद्धिमानी से उसका इस्तेमाल भी नहीं करते। लेकिन जो रिसाइकिल बिन होती है उसमें से कचरा रिसाइकिल होकर वापस भी आ सकता है। फिलहाल यहाँ पे जो बिन 19 है इसका यूज़ क्या है? ये जो डिस्पोजल मास्क है उनको कलेक्ट करने के लिए डेवलप की गई है और हाल ही में किसे मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोनों चीज़ें आपको बतानी है।
देखिए, मास्क और सैनिटाइज़र का चलन कोविड-19 के दौर में बहुत ज़्यादा हो गया है। और मास्क जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है कि उनको आप एकदम आजीवन इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही खरीद लिया तो ऐसा होता है कि वो यूज़ के बाद फेंके जाते हैं, और जब डिस्पोज किए जाते हैं तो उनको फिर कोई रीयूज़ नहीं कर सकता। तो उसके लिए फिर एक बिन डेवलप किया गया है। तो ये कौन सा राज्य है, देख लीजिए, 44। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो केरल होगा। ऐसी जो सार्थक पहले हैं वो अक्सर केरल किया करता है, हालांकि कुछ बदनुमा दाग भी इसके नाम पर लगे हुए हैं। इसके साथ साथ ये जो व्यक्ति हैं ये कौन सी है, शोभा शेखर है, ये महिला है शोभा शेखर, जिन्हें कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, सही विकल्प का आपको चयन करना है। हाल ही में लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप, ये जो शिप है और इसका नाम है INLCU और इसका नंबर है L57, इसको लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है, ऐसा दिया है। और दूसरे वाले स्टेटमेंट में कहा गया है कि RK छिब्बर जो है इनको जम्मू कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, यानी जो MD कहे जाते हैं उसके तौर पे अपॉइंट हुए। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। 45 को आप देख रहे हैं, दोनों गलत है, दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। सही क्या है, तो सही ये है कि जो लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप है इसको पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है, और यहाँ जो स्थान दिया है वो लक्षद्वीप दिया है, तो पहला गलत हो जाता है। और दूसरे वाले में कहा गया है कि RK छिब्बर जो है उनको जम्मू कश्मीर बैंक का नया MD बनाया गया है, तो ये व्यक्ति RK छिब्बर नहीं बल्कि जुबैर इकबाल है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए। इसमें कहा गया है कि 18 सितंबर 1990 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब यहाँ से रीजनिंग का जो प्रश्न है वो शुरू होता है। 18 सितंबर 1990 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो कैलेंडर वाली ट्रिक अगर आप जानते हैं तो बहुत आराम से इसको गेस कर लेंगे। 46 का हो जाएगा ए वाला, यानी मंगलवार, ट्यूसडे था। इसके बाद आगे चलते हैं। 47 को देखिए। इसमें कहा गया है कि ई जो है वो ए का पुत्र है। ई क्या है, ए का पुत्र है। इसके बाद जो डी है वो बी का पुत्र है। यहाँ पे जो डी है वो बी का पुत्र है। अच्छा, इसके बाद कहा गया है कि ई जो है वो सी से विवाहित है, मतलब ई का विवाह सी के साथ हुआ है, और सी जो है वो बी की बेटी है, मतलब बी की एक और बेटी है जिसका नाम है सी, और इसके अलावा एक और पुत्र है जिसका नाम है डी, मतलब इसके एक बेटा और एक बेटी है, और ई का विवाह सी के साथ हुआ है, ऐसा कहा गया। तो डी का ई के साथ संबंध बताना है। ये क्या होगा, डी और ई का संबंध बताइए। तो यहाँ पर डी और ई का जो संबंध है वो भाई का इसमें से होगा। इसमें जो साला और साली वाला रिलेशन है वो नहीं दिया है, भाई इसमें होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद 48 को देखिए। संख्या श्रृंखला में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ वही फिर नंबर की सीरीज आपके सामने है, तो इसको आप अगर सॉल्व कीजिएगा, यहाँ बड़े बड़े नंबर दिए हैं, इसको हल करके देखेंगे तो ये 2058 आएगा। इसमें सॉल्व करेंगे ट्रिक के माध्यम से, तो 2058 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी बी वाला सेलेक्ट होगा। इसके बाद जो कोडिंग वाला प्रश्न है वो अगला है। इसमें कहा गया है कि यदि एकेडमी इसको कूट भाषा में BNZEVXZ इस रूप में लिखा जा सकता है, तो कैप्चर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो कैप्चर को हम लोग लिख सकते हैं VIK, इसके अलावा GFZX, और इसमें से जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होगा, सी वाला। यहाँ पर या तो इसके स्थान पर इसको रख कर रखा जा सकता है, और नहीं तो फिर यहाँ बीच के गैप को देखकर हम लोग अंदाजा लगाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ कहा गया 50वें प्रश्न में कि शैलेश जो है वो कैलाश से छोटा है, मतलब यहाँ लंबाई की बात हो रही है, तो शैलेश जो है वो क्या है, कैलाश से छोटा है, कैलाश इससे बड़ा है। अच्छा, इसके बाद कहा गया कि रवीश से लंबा है, मतलब रवीश जो है वो इन दोनों से छोटा है। अब कहा गया कि महेंद्र सबसे लंबा है, यानी महेंद्र जो है वो कैलाश से भी लंबा है, और अवधेश जो है वो कैलाश से कुछ छोटा तथा शैलेश से कुछ लंबा है। यदि लंबाइयों को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया जाए, यानी जो अवरोही क्रम होता है उसमें, यहाँ माफ़ कीजिएगा, आरोही क्रम में अगर अरेंज किया जाए, तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर कौन होगा, सेकंड जो सबसे लंबा होगा वो कौन होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें शैलेश का नंबर आएगा सेकंड पोजीशन पे, जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। यहाँ तक हमने GS और रीजनिंग के क्वेश्चंस को हल किया है। यहाँ पर चूंकि कहा गया है कि बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कीजिए, तो सबसे छोटा जो है वो पहले रखा जाएगा, उसके बाद उससे बड़ा जो है उसके बाद रखा जाएगा, उसके बाद उससे बड़ा बाद में रखा जाएगा, और सबसे बड़ा जो है वो सबसे अंत में होगा। ये आरोही क्रम का तरीका होता है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर कौन आएगा, शैलेश आएगा। इसके बाद अब हिंदी के प्रश्नों की ओर रुख करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है ये विलोम शब्दों से जुड़ा हुआ है। कहा गया है कि स्थावर, इसका आपको विलोम शब्द ढूंढना है, तो इसका हो जाएगा जंगम, इसमें कोई संदेह नहीं, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। उन्मूलन का विलोम क्या होगा, उन्मूलन मतलब होता है जड़ से उखाड़ना, तो उसका मतलब होगा विलोम यहाँ पे रोपण, यानी रोप देना, लगा देना। इसके बाद बहिरंग, बहिरंग का क्या हो जाएगा बताइए, विलोम यहाँ पूछा है, इसका हो जाएगा अंतरंग। बहिरंग मतलब क्या, जो बाहरी मामले को देखे,
अंतरंग मतलब आंतरिक। इसके बाद ह्रास, ह्रास शब्द का विलोम आपको बताना है। ह्रास मतलब क्या होता है? कमी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। और इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। यहाँ पे ह्रास जो है वो गलत तरीके से लिखा हुआ है। ह्रास को लिखने का जो तरीका होता है वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। यहाँ पर रित शब्द का विलोम पूछा है। रित जो शब्द है इसका विलोम आपको बताना है। बताइए, 5वें नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अनृत। ये वाला जो है इसका अपोजिट होगा। इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न को देखिए। शुक्ल, शुक्ल का आपको विलोम बताना है। शुक्ल कोई ब्राह्मणों की जाति नहीं है, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कृष्ण। काला नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ शुद्ध दिया है। अगर सफ़ेद दिया होता तब हम लोग काला इसमें चुनते, लेकिन शुक्ल का हो जाएगा कृष्ण। भगवान कृष्ण जो थे वो सांवले थे, इसीलिए उन्हें कृष्ण कहा गया। और द्रौपदी का भी रंग सांवला था, इसलिए उन्हें कृष्णा कहा गया। इसके बाद 7वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ कहा गया है अथ, अथ श्री महाभारत कथा। तो ये जो विलोम शब्द है इसका आपको मतलब इसका विलोम ढूंढना है इस शब्द का। बताइए, शुरुआत होगा, आरंभ होगा, इति होगा या अति होगा? इसमें से कौन सा होगा? तो अथ मतलब होता है शुरुआत। अब इसका क्या हो जाएगा? इति होगा। तो इति का मतलब आपको सी वाला इसमें सेलेक्ट करना चाहिए। अगर यहाँ पे श्री गणेश दिया हो तब भी आपको इति श्री ही चुनना है। अथ दिया है तब भी आपको इति ही चुननी है। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। जटिल, जटिल का विलोम शब्द क्या है? बताइए। तो जटिल का विलोम हो जाएगा सरल। जटिल मतलब क्या? जो कठिन हो, तो उसका उल्टा सरल हो जाएगा। विवाद का विलोम क्या होगा? विवाद का इसमें से कौन सा विलोम शब्द होगा? देख लीजिए, निर्विवाद होगा, जहां कोई विवाद ही ना हो। 10वें नंबर के प्रश्न को देखिए। प्रसारण का विलोम पूछा है। प्रतिपादन होगा, आरक्षण होगा, आकुंचन होगा। आकुंचन मतलब क्या होता है? सिकोड़ना। और संदर्शन होगा। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो इसमें से सी वाला सही होगा। आकुंचन मतलब होता है समेटना और प्रसारण मतलब होता है फैलाना। तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। इसके बाद 11वें नंबर के प्रश्न को जरा देखिए। यहाँ से वर्तनी शुद्धि वाला आ गया। तो चरमोत्कर्ष, अशुद्ध वर्तनी आपको ढूंढनी है। पुनरुत्थान, हिरण्यकश्यपु और वांग्मय, इसमें से कौन सा गलत है? बताइए। तो 11वें नंबर का जो है इसमें हिरण्यकश्यपु जो लिखा हुआ है ये गलत दिखा है, मतलब इसका सी वाला सही होगा। इसके बाद आगे देखते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको खोजना है। हिरण्यकश्यपु होगा, हिरण्यकश्यपु होगा, हिरण्यकश्यप होगा और हिरण्यकश्यप होगा। इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से सी वाला होगा। देख रहे हैं आप इसे? 12वें का माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो इसका सही होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, हिरण्यकशिपु था, इसे आप देख पा रहे हैं। 12वें का ए सही है और इसीलिए आपने देखा कि ऊपर जो हिरण्यकश्यपु लिखा हुआ था ये सही नहीं था। इसके बाद 13वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको ढूंढना है। आशीर्वाद लिखा है, आशीर्वाद लिखा है, आशीर्वाद लिखा है। यहाँ उड़ंतु र जो है वो अलग अलग स्थानों पे लगा हुआ है और अंत में आशीर्वाद लिखा है। तो दो तो सरासर गलत है। अब इन दोनों में से जरा बताइए कि इसमें से ये वाला होगा कि ये वाला होगा, किस तरीके से लिखा जाएगा? तो इसका जो करेक्ट है वो सी वाला होगा। आशीर्वाद आप ऐसे लिखते हैं, बोलते हैं आशीर्वाद, लेकिन असल में क्या होता है? आशीर्वाद होता है, बड़ी की मात्रा है। यहाँ शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। 14वें वाले में परिणति होता है, परिणति होता है, परिणति होता है या परिणित होता है। इसमें से कौन सा है? तो 14वें का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए वाला, परिणति होता है। आगे चलते हैं। 15वें नंबर के प्रश्न को देखिए। राजकुमार शुक्ला ये कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए 1916 में लखनऊ आए थे। नील आंदोलन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ नील आंदोलन में आपको नहीं जाना है, चंपारण वाला। यहाँ पर आपको अधिवेशन को शुद्ध करना है। अधिवेशन जो है वो सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा देख लीजिए। तो इसमें जो करेक्ट है वो आपका सी वाला है। इसके बाद 16वें नंबर के प्रश्न को जरा देखिए। इसमें कहा गया है कि अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आ जाती है। अब ये जो उच्च श्रृंखलता है इसको आपको ठीक करना है। ये सही तरीके से कैसे लिखी जाएगी बताइए। तो इसका ए वाला जो है ये आपका सही है। देखिए इसका जो बी वाला है वो सही है, उच्च श्रृंखलता होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। जो 17वें नंबर का प्रश्न है उसको देखिए। यहाँ शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। तो ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ है, जेठ है और ज्येष्ठ है। इसमें से कौन सा तरीका है जिससे कि हम ज्येष्ठ को लिखेंगे? शुद्ध वर्तनी आपको ढूंढनी है। तो इसका जो करेक्ट तरीका है वो ज्येष्ठ होगा, यानी इसका जो डी वाला है वो सही है। ज्येष्ठ मतलब क्या होता है? जो सबसे बड़ा हो। बड़े भाई को भी ज्येष्ठ कहा जाता है और ससुराल में एक पद भी होता है जेठ का। तो जेठ क्या होता है? वो बड़ा होता है। अब यहाँ पे वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। ईर्ष्या होगा, ईर्षा होगा, ईर्षा होगा या ईर्ष्या होगा। इसमें से आप जानते हैं कौन सा होगा? ए वाला होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 19 को, शुद्ध रूप आपको चुनना है। प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी होता है या प्रदर्शनी होता है। अलग अलग ढंग से प्रदर्शनी को लिखा हुआ है, तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। 19वां, इसका जो परफेक्ट है वो बी वाला है, प्रदर्शनी होता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको 20वें में भी चुनना है। परीक्षा होता है, ये तो सरल है, इसमें आप ज़्यादा माथा पच्ची मत करिएगा। परीक्षा होता है, बड़ी की मात्रा होती है, छोटी वाली मत चुनिएगा, ठीक है। 21वां देखिए, पीछे पीछे चलने वाला, इसको क्या कहा जाता है। अनुचर कहा जाता है, अनुगामी कहा जाता है, अनुवर्ती कहा जाता है या अनुगमनीय कहा जाता है। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। तो 21 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला। यहाँ आप देख रहे हैं पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी कहा जाता है। पेट की अग्नि, आग भी कई वैरायटी की होती है, तो जो पेट में आग लगती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जठराग्नि। ये जो आग होती है इसको जठराग्नि कहा जाता है। और जो दावाग्नि होती है वो जंगल में लगती है, जंगल में लगी हुई आग को दावानल या दावाग्नि कहा जाता है। और बड़वाग्नि जो होती है वो समुद्र में लगती है, समुद्र में भी आग लग जाती है तो उसको बड़वाग्नि कहा जाता है। इस प्रकार से आगे चलते हैं। 23वें नंबर के प्रश्न को देखिए, जिसकी मति यानी जिसकी बुद्धि झट से सोचने वाली हो, इसको क्या कहा जाएगा, प्रत्युपन्न मति कहा जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ आप जो बी वाला विकल्प है इसको चुन सकते हैं। इसके बाद निष्प्रिय, ये जो शब्द है इसके लिए आपको वाक्य ढूंढना है, इसका अर्थ क्या होगा। जो स्पर्श रहित हो, जो इच्छा रहित हो, जो प्रेम रहित हो, जो प्रेरणावान हो, इसमें से कौन सा होगा। तो 24 का जो करेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा इच्छा रहित, जिसकी कोई इच्छा ही ना हो, इच्छा मर गई हो, वो निष्प्रिय है। इसके बाद 25वें नंबर के प्रश्न को देखिए, मीनाक्षी, इसका अर्थ क्या होता है। मोरनी होता है, मछली की तरह गोल आंखों वाली होता है। इसके बाद यमुना नदी हो सकता है, पूनम की चांदनी हो सकता है। इसमें से कौन सा सही होगा, तो बी वाला होगा। मीनाक्षी, मीन मतलब होता है मछली और अक्ष मतलब यहाँ पे आंख से तात्पर्य है, तो ये मछली की तरह गोल आंखों वाली या मछली के समान नेत्रों वाली। हवन सामग्री, ये जो हवन की सामग्री होती है उसके लिए एक शब्द अगर आपको चुनना हो तो आप क्या चुनिएगा। इसमें से कौन सा होगा, हवि होगा। हवि वही चीज होती है जो कि आहुति के रूप में आग में डाली जाती है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, इसको क्या कहा जाता है, वसुंधरा कहा जाता है, माता कहा जाता है, जननी कहा जाता है या वीर प्रसूता कहा जाता है। तो यहाँ पे वीर प्रसूता होगा, ठीक है। इसका जो डी वाला है वो सही है। इसके बाद 28वें नंबर के प्रश्न को देखिए, ऊपर की ओर उछला हुआ, ये जो शब्द है इसके लिए आपको, मतलब ये वाक्यांश है, इसके लिए आपको एक शब्द चुनना है। तो वो शब्द कौन सा होगा, प्रक्षिप्त होगा, उत्क्षिप्त होगा, आरोहण होगा या उत्थान होगा। इसमें से कौन सा होगा, देख लीजिए। तो 28 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी उत्क्षिप्त। ये वाला जो विकल्प है वो सही है। कार्य को नए ढंग से करने की जो प्रणाली होती है उसको क्या कहा जाता है, पारंपरिक कहा जाता है, माफ कीजिएगा, पारस्परिक कहा जाता है, नवीनीकरण कहा जाता है, आधुनिकीकरण कहा जाता है या मशीनीकरण कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए, देख लीजिए। तो नवीनीकरण होगा, नए ढंग से करना है तो नवीनीकरण होगा, नवाचार भी कहा जाता है। इसके बाद गुण और दोष का विवेचन करने वाला, ये व्यक्ति कौन होता है, मतलब इसे क्या कहा जाएगा एक शब्द में अगर कहना हो। शिक्षक कहा जाएगा, पिता कहा जाएगा, माता कहा जाएगा, माफ कीजिएगा, मालिक कहा जाएगा या समालोचक कहा जाएगा। इसमें से कौन सा होगा। गुण और दोष दोनों बताए। अगर निंदा कर रहा है तो उसमें सिर्फ दोष बताएगा, लेकिन अगर आलोचना कर रहा है तो उसमें दोनों चीजें बताई जाती हैं, इसलिए समालोचक। इसमें जो डी वाला है वो सही है। वैसे शिक्षक और पिता भी यही काम करते हैं, दोनों ही आपको कड़वे लगते हैं क्योंकि ये आपके अंदर की जो दोष होते हैं उनको ज़्यादा बताते हैं और गुणों को कम बताते हैं, लेकिन दोनों का काम और उद्देश्य एक ही होता है, आपका भला। फिलहाल इसका समालोचक होगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 को देखिए, यहाँ पर एक तत्सम शब्द आपको खोजना है। सपूत, सरीसृप, सांकल और सांझ। तो सरीसृप होगा, यहाँ पर जो सरीसृप शब्द है ये तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं तद्भव शब्द का आपको चयन करना है। सुर, निडर, गति और कमल, इसमें से कौन सा आपका तद्भव शब्द है, बताइए। तो 32 का जो करेक्ट इसमें होगा वो निडर होगा। निडर का क्या होता है तत्सम, निर्भीक होता है, आप जानते हैं। मुदरी का तत्सम रूप क्या होगा, मुद्रिका होता है। मुदरी मतलब अंगूठी होता है और उसी को कहते हैं मुद्रिका। इसके बाद तद्भव शब्द इसमें से आपको खोजना है। मानव, मनई, मनुष्य और मानव, इसमें से तद्भव कौन सा है, 34। तो बी वाला है मनई। मनई जो है ये मनुष्य को ही कहा जाता है, कहते हैं कि मनई है, तो ये मनुष्य के लिए इस्तेमाल होता है, तद्भव है। इसके बाद तत्सम शब्द आपको खोजना है। सूरज, स्वर्ण, कुआं और कपूत, इसमें से तत्सम कौन सा है, स्वर्ण होगा। स्वर्ण का जो तद्भव है वो सोना होता है, आप जानते हैं। इसके बाद 36 को देखिए, यहाँ पे तत्सम आपको ढूंढना है। उद्गम है, खेत है,
कोर्ट है और अजीब है, इसमें से तत्सम कौन सा है? 36। तो इसका ए वाला ही सही है, उद्गम। उद्गम का मतलब जहाँ से आरंभ होता हो, जैसे गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद से माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे उद्गम शब्द जो है ये तत्सम है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 को देखिए, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव आपको पहचानना है। नासिका, बच्चा, ग्रीष्म और लक्ष्मी। बच्चा, ये जो बच्चा है ये तद्भव शब्द है। उन्मेख, उन्मेख किस तरह का शब्द है ये आपको बताना है, बताइए। 38, तो 38 का हो जाएगा तद्भव। ये जो शब्द है ये कैसा है? ये तद्भव है। इसके बाद 37 को देखिए, माफ कीजिएगा 39 को देखिए। 38 को आपने देखा, उन्मेख का जो करेक्ट आंसर होगा वो तद्भव होगा। इसका शुद्ध क्या होता है जरा बताइएगा। इसके बाद 39 में अगर आप देख रहे हैं तो इसमें कहा गया है कि तत्सम शब्द को आपको पहचानना है। कारण, लोहा, बंदर और दूध, इसमें से कौन सा आपका तत्सम है बताइए। तो ए वाला ही होगा, बाकी जितने हैं वो सब तद्भव है। कारण जो है यहाँ पे तत्सम है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर 40वां देखिए। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। वचन, शलाका, तिक्त और चार, इसमें से कौन सा होगा? तो देख लीजिए कौन सा तत्सम नहीं होगा। इसका जो डी वाला है वो तत्सम नहीं है, चार का चतुर्थ होता है, ठीक है, तो ये तद्भव है। 41वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। 41वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द आ गए हैं, तो इसमें से झक होता है, शिलीमुख, अली और षटपद, इस प्रकार से दिया है। देखिए ये प्रश्न गलत है 41वां। यहाँ पे यमुना का पर्यायवाची इसमें से कोई नहीं है। ये जितने भी पर्यायवाची आपको दिख रहे हैं ये यमुना के पर्यायवाची हैं नहीं है, तो इसलिए गलत है। इसके बाद 42वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। धनंजय का पर्यायवाची, धनंजय अर्जुन को कहा जाता था, तो इसमें गुडाकेश, धनुर्धर, कर्षण और सारथी, इसमें से कौन सा जो धनंजय का पर्यायवाची है उसके तौर पे देखा जाता है। तो गुडाकेश, अर्जुन के कई सारे नाम हैं, तो उसमें से गुडाकेश भी एक नाम है। यहाँ तक आपने देखा, 42वें का ए हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है 43वां, उसमें कहा गया है कि चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना या मयंक, इसमें से कौन सा चांदनी का पर्यायवाची नहीं है बताइए। 43, तो डी हो जाएगा मयंक। मयंक जो है वो चंद्रमा को कहा जाता है, चांदनी को नहीं कहा जाता। और ज्योत्सना यहाँ गलत ढंग से लिखा गया है, यहाँ पर य पर ओ की मात्रा होगी। इसके बाद तालाब के लिए पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। कुंड होता है, त्रिडीर होता है, दिवस होता है या त्रिदेश होता है। तो कुंड होगा, कुंड जो होता है ये भी तालाब का ही पर्यायवाची है, तो 44वें का ए हो जाएगा। 45 को देखिए, पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। दरख्त, अम्बुद, रुख और द्रुम, इसमें से कौन सा नहीं होगा 45, तो इसका बी हो जाएगा अम्बुद। अम्बुद जो है ये पेड़ का पर्यायवाची नहीं है, बाकी जितने हैं वो सब वृक्ष के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। कमल का पर्यायवाची जो न हो वही आपको खोजना है। राजीव, कुवलय, वारिद और अम्बुज। अम्बुज और अम्बुद दो अलग अलग हैं, तो यहाँ पर बताइए इसमें से कौन सा होगा जो कमल का पर्यायवाची न हो। 46, इसका सी वाला हो जाएगा वारिद। ये जो वारिद है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद महादेव का पर्यायवाची इसमें से आपको चुनना है। गरुड़ध्वज, नारायण, चंद्रशेखर, विशंभर, इसमें से कौन सा होगा 47, तो सी वाला होगा, आप जानते हैं चंद्रशेखर। इसके बाद 48, अग्नि का पर्यायवाची इसमें से आपको खोजना है। पीयूष, हुताशन, अंबर और मयंक, तो हुताशन होता है, हुताशन जो है ये आग को ही कहा जाता है। 49 को देखिए, भौरा, भौरे का पर्यायवाची आपको बताने हैं। शिलीमुख, सारंग, पादप और केकी, इसमें से कौन सा होगा, तो ये शिलीमुख होगा। शिलीमुख जो है ये भ्रमर का पर्यायवाची है। और गंदला, मैला या मलिन, ये किस शब्द के पर्यायवाची हैं आपको बताना है। तो इसको कहा जाता है पंकिल। पंक मतलब होता है कीचड़ और पंकिल मतलब कीचड़ से भरा हुआ। तो यहाँ तक हमने ये जो मॉक टेस्ट पेपर है इसको कंप्लीट किया है और ऐसी श्रृंखला लगातार जारी रहेगी, लेकिन इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।